हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम है ऋषभ अरोड़ा और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ से लेकर आते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा ये वाला आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं फ्लो टेस्ट के बारे में। ये टर्मोइल महाराष्ट्र में जो है वो बहुत टाइम से हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक महाराष्ट्र के लीडर ने कुछ एमएलएस को अपने साथ में कर लिया और बोला कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने में तो मैं आपको अच्छी पोजीशन जो है वो दिलवा सकता हूँ। इसको हम पॉलिटिकल साइंस में एमएलए और हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जहाँ पर एमएलए को खरीदा और बेचा जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें नज़र होती हुई आती हैं तो यहाँ पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चैलेंज करती है करंट चीफ मिनिस्टर को कि आप अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हमें शो करो हाउस के अंदर। तो कॉन्फिडेंस शो करने का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप लोगों ने क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें सिंपल सिंपल ये लिखा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक गवर्नमेंट बनाने के लिए 51% सीट्स चाहिए होती हैं, राइट। अगर आपके पास 51% सीट्स हैं तो आप गवर्नमेंट बना सकते हो। तो अगर ये मानो कि किसी के पास किसी असेंबली में 100 सीट्स हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपके पास अगर 51% सीट्स हैं तो आप गवर्नमेंट बना सकते हो। लेकिन महाराष्ट्र में हमें क्या नज़र आ रहा है? मोर देन 20 to 25 रेबल एमएलए लीडर्स जो हैं वो यहाँ से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर चुके हैं। और जब वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर चुके हैं तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अब इनको बोला जा रहा है कि आप अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉन्फिडेंस दिखाओ। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि इन्हें जब जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट में आपको दिखाना होगा कि आपके पास 51% सीट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन अगर आपके पास 51% सीट्स नहीं होगी तो चीफ मिनिस्टर विल लूज दी कॉन्फिडेंस, जिसे हम नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो हमारे आर्टिकल में भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन के लिए कि फ्लोर टेस्ट जो है वो क्या होता है और वो क्यों करवाया जाता है और फ्लोर टेस्ट को चेयर कौन करता है। ये सारी चीज़ें हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लोर टेस्ट का मतलब है कि आप मेजॉरिटी को टेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डाउट है चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है हाउस में, तो मेजॉरिटी मतलब 51% सीट्स, राइट। तो in case of a coalition government, the CM may be asked to move a vote of confidence. Vote of confidence का मतलब ये होता है क्लास कि मेरे पास एमएलएस का कॉन्फिडेंस है, एमएलए जो है वो मेरे साथ में है। तो कोalition गवर्नमेंट का मतलब हो जाए जब दो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सीट्स को मिला के 51% कर देती हैं। जैसे सपोज यहाँ पर 51% सीट चाहिए, तो ये कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 31% सीट्स है और एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 22% है। तो ये 51% से ज़्यादा ही होगा। अगर हम देखें तो ये बैठेगा 53%। तो ये अब इनका कोलिशन गवर्नमेंट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो जब यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट में से सपोज एक ने यहाँ पर सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो ये विड्रॉ हो गया, तो ये अब 31 का 31 रह जाएगा और ये पॉलिटिकल पार्टी अब अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगी। तो ये गवर्नमेंट जो है अब वो गिरने के चांसेस हैं। और फ्लो टेस्ट को बुलाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने बोला था कि इट इज़ द गवर्नर्स डिस्क्रेशन जो ही कैन कॉल फॉर अ ट्रस्ट वोट इफ ही और शी हैज अराइव्ड एट अ प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई का मतलब है कि अगर उनको ऐसा लगता है देखने में कि भाई स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन द असेंबली, तो वो यहाँ पर फ्लो टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। बट द गवर्नर शुड नॉट फेवर अ पॉलिटिकल पार्टी। पर ये चीज़ें जो हैं वो सिंपल और सिंपल देखो क्लास गाइडलाइंस है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना लिखा हुआ है। अगर गवर्नर डिस्क्रेशन, गवर्नर के पास बहुत डिस्क्रेशनरी पावर्स होती हैं तो वो जैसा मर्जी यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला गवर्नर्स पावर ऑफ ट्रस्ट वोट डज नॉट हैम्पर एनी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स विच आर पेंडिंग बिफोर द स्पीकर। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इसके बारे में बात करी जा रही है। मैंने आपको एंटी डिफेक्शन लॉ में ये पढ़ाया था कि अगर कोई भी एमएलए जो है वो वॉलेंटरली अगर रिजाइन करता है या फिर वो 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, 6 महीने नॉमिनेटेड,
तो वो डिस्क्वालीफाई के लिए एलिजिबल होगा, वो डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर। देन ये जो जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है वो स्पीकर के पास में होता है, राइट। तो स्पीकर अभी भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बावजूद इसके कि फ्लो टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि फ्लो टेस्ट क्या होता है, क्या गवर्नर बुलाता है या सीएम बुलाता है, राइट। तो ये चीज़ें क्लास थोड़ा ध्यान रखना। देन G7 टू कैप रशियाज इनकम फ्रॉम ऑयल सेल। अब देखो G7 आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी कि G7 में क्या है, ग्रुप ऑफ 7। ये मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, 1975 में इनको लेकर आया गया था ऑयल क्राइसिस के बाद। अब आपको समझना है कि ये क्या कह रहे हैं कि हमें रशिया की इनकम जो ऑयल सेल से जनरेट हो रही है उसको हमें रोकना है, कैप करना है। तो भाई हमें ये पता करना चाहिए पहले कि रशिया के पास ऑयल सेल से ऐसी कितनी इनकम जनरेट हो रही है और क्यों इनकम जनरेट हो रही है। सबसे पहले आपको समझना है कि 24 फरवरी को हुआ क्या। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर करा 24 फरवरी को। उसके बाद से हमें क्या नज़र आया कि चीज़ों की शॉर्टेज नज़र आई, चाहे वो वीट हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो बहुत से बिजनेसेस हो रशिया में, सब ने अपनी शॉप्स को जो है वो रशिया में शट करा क्योंकि वो रशिया को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे किसी भी मैनर में। लेकिन जो यूरोप है, बोला जाता है कि यूरोप की जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, वो बोला जाता है कि 70 to 90% है कुछ कंट्रीज की विद रिस्पेक्ट टू ऑयल एंड गैस। तो जब ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस स्काई रॉकेट होंगे, बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो आर्थिक मंदी के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन यूरोपियन देशों में। तो इसलिए जो है वो यूएस ने कभी भी यूरोप के ऊपर इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं डाला कि भाई आप ऑयल और नेचुरल गैस शेयर जो है वो अपना रशिया से बंद कर दो। तो आई गेस आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी जो मैं कह रहा हूँ कि रिजर्व्स जो हैं वो ऑयल रिजर्व जो हैं वो रशिया के पास, वो ऐसा नहीं है कि सबको ये लग रहा था कि जब रशिया ने वॉर डिक्लेयर करा तो हम ईरान को जैसे हमने आइसोलेट करा था इकोनॉमिकली, उसी तरीके से हम यहाँ पर रशिया को भी इकोनॉमिकली आइसोलेट कर देंगे, बिल्कुल अकेला कर देंगे, जिससे कि उसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होंगे। लेकिन रशिया की लीडरशिप बहुत ज़्यादा क्लेवर है, उनको पता है कि उनके ऊपर डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है यूरोपियन देशों की। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि अगर आप लोगों को मेरे से ऑयल और गैस खरीदना है तो आप मुझे जो पैसा दोगे वो दोगे मेरी अपनी करेंसी में, जिसे हम बोलते हैं रूबल। तो उससे क्या होगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूबल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं वो डॉलर को बेचकर रूबल खरीदेंगे और उसी रूबल से रशियन ऑयल और रशियन गैस खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है कि डॉलर के अगेंस्ट जो रूबल है वो कभी भी गिरेगा ही नहीं। लेकिन जो ईरान की करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। अगर आप देखो कि $1 इज इक्वल टू ईरानियन रियाल में देखते थे हम, तो 50,000 ईरान रियाल तक पहुंचा है जब ईरान के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगे थे। लेकिन रशिया के ऊपर ऐसा कभी भी हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि लीडरशिप ने ही वहाँ पे बहुत ऐसे स्टेप्स लिए थे। अब और क्या समझना है कि रशिया की जो ऑयल है या फिर ऑयल रिफाइनरीज इंडस्ट्री है या नेचुरल गैस इंडस्ट्री है, वो बल्कि कम दामों में और लोगों को तेल बेचना चालू कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल या कच्चे तेल के भाव 120 और $125 के भी ऊपर गए, तो यहाँ पर रशिया ने बोला कि हम 40% डिस्काउंट में आप लोगों को तेल बेचने को तैयार हैं। तो उस समय पे जो दुनिया के सबसे दो पॉपुलस कंट्री हैं, इंडिया और चाइना, और जो सबसे बड़े कंज्यूमर हैं ऑयल के, उन्होंने रशिया से तेल खरीदना चालू करा। तो आप ये देखोगे कि चाइना में भी हमें नज़र आता है कि चाइना इस समय पे रशिया का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, ऑयल कंज्यूमर है, राइट, माफ़ करेगा, ऑयल कंज्यूमर है। तो इसलिए रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और उसकी जो इनकम है ऑयल से वो बढ़ की 28% से ज़्यादा इंक्रीज होती हुई हमें नज़र आ रही है। ये आर्टिकल जो है वो मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स से जो है वो यहाँ पर लिया है। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको क्लास ध्यान रखनी होगी। देन
आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चाइना इज द लार्जेस्ट सप्लायर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज स्टैटिस्टिक्स। तो इंडिया जो है वो बहुत कम जो है वो रशिया से इस समय पर ऑयल खरीद रहा है कंपैरेटिवली। लेकिन हमें आगे क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया इस समय पे 7,60,000 बैरल्स पर डे पर ले रहा है, वेयर एज इंडिया मिलियंस में भी बैरल्स को कंज्यूम करता है, लेकिन उसको कंजम्पशन जो है वो इन्फ्लेशन को देखते हुए करना है, तो इसलिए वो यहाँ पर रशिया से तेल खरीदने को ज़्यादा सहज समझता है, राइट। तो अब हमें आगे क्या देखने को मिल रहा है कि रशिया 1.7 बिलियन डॉलर ज़्यादा का माल बेचा है देन अप्रैल। तो ये मई में आर्टिकल आया है, तो मई में उन्होंने बताया कि 1.7 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा जो है उन्होंने तेल बेचा है अप्रैल के कंपैरेटिव में। ये रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से, राइट। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, दैट इज़ वाई हमें देखने को मिल रहा है कि वॉर जो है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि भाई 2 से 3 महीने चलेगा वॉर या 15 दिन चलेगा वॉर, लेकिन वॉर जो है वो फाइनेंस कैसे हो रहा है। तो अभी हमें समझ आ रहा है कि जो रशिया इतने स्टीप डिस्काउंट पर और इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में ऑयल को बेच रहा है, वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि उनकी अर्निंग्स जो है वो जनरेट हो रही है, राइट। देन आगे है हमारा एक और आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव मैनर में हमने पिछले कई सालों में देखे हैं। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर यूएई में एक समिट पे गए थे, जैसे मैंने G7 समिट बताई थी जो जर्मनी में हुई थी, लेकिन जो ये समिट हुई थी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूएई गए हैं टू रिव्यू द एस्पेक्ट ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी रिसेंटली क्या है क्लास 18 फरवरी को इंडिया और यूएई ने सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ये एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये साइन करा था, जो कि इफेक्ट में आया है 1 मई से, राइट। अब आपको ये समझना है कि ये सेपा होता क्या है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो जो ड्यूटीज लगाई जाती हैं प्रोडक्ट के ऊपर वो कम कर दी जाती है। सपोज हमें यूएई से बहुत अच्छे लगते हैं पाम, डेट पाम, अगर आपने सुना होगा तो डेट पाम इज़ अ वेरी फेमस प्रोडक्ट जो कि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं यूएई से। अगर इसका प्राइस अगर हम मान लेते हैं करंट मार्केट प्राइस यूएई में 100 रुपये है, तो अगर हम बोलते हैं कि हम इसके ऊपर 30% ड्यूटी लगाएंगे तो ये 130 रुपये का इंडिया में बिकेगा। तो यहाँ पर ये कंपैरेटिवली 30% महंगा हो गया। तो यहाँ पर जब भी एग्रीमेंट साइन होता है तो ये बोला जाता है कि हम ड्यूटीज को रिड्यूस करेंगे प्रोग्रेसिव मैनर में। तो पहले 30% से ड्यूटी माइनस हो जाएगी 12% तक, तो 18% हमारा, 12% हम माइनस करेंगे तो हम 18% ड्यूटी लगेगी, धीरे 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 ये खुद 12% हो जाएगी। तो आप देखोगे कि यूएई का माल जो इंडिया में है वो सस्ता होता चला जाएगा, तो ये आखिर में 112 की हो जाएगी, पहले 130 की थी। तो आपको समझना क्या है कि जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है कंट्रीज के बीच में, तो यहाँ पर इनके बीच में ट्रेड बढ़ने की संभावना हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही में हमें ये भी समझना है क्लास की बाकी क्या डेवलपमेंट्स हैं यूएई और इंडिया के बीच में। तो यूएई में हमें रुपे कार्ड भी जो है वो नज़र आया अगस्त 24, 2019 में। अभी तक हमारे यहाँ पर 3 से 4 कंट्रीज बाहर ऐसी है जहाँ पर रुपे कार्ड को इंट्रोड्यूस करा जा चुका है। तो सबसे पहली कंट्री थी भूटान, फिर है नेपाल और फिर है यहाँ पे यूएई। तो ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अभी 1 से 2 कंट्रीज और हैं, वो मुझे देख कर चेक करके बताना होगा, लेकिन फिलहाल हम जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया और यूएई के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या बोला है कि हम 100 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड करने वाले हैं, जो कि ग्रो करेगी अगले 5 सालों में, राइट। अभी जो है वो इंडिया का जो यूएई है वो 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है, राइट। इंडिया की जो ट्रेड है वो अराउंड 60 बिलियन डॉलर में इस समय पे चल रही है, बट बाकी जो है वो 15 बिलियन डॉलर सर्विसेज में आएगी, और ये ओवरऑल 40 बिलियन डॉलर से अपनी उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। अब आपको ये समझना है कि कहाँ कहाँ पर हमें कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खोला जाएगा यूएई में, कल्चरल कोऑपरेशन होगा। देन ये सबसे मेजर चीज़ें हैं जो आपको समझनी है
कि ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड्स इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हम जो है अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फोकस में रखेंगे। देन रिसेंटली एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी करी है सेंटर और स्टेट्स को लेकर, ट्रक ड्राइवर के राइट्स को लेकर, कि ट्रक ड्राइवर जो है वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में ड्राइव करते हैं, इतने और इन लोगों के ऊपर ही हमारी इकोनॉमी के इंजन जो हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं, क्योंकि यही जो है वो गुड्स कन्याकुमारी से कश्मीर और कश्मीर से वायानाथ ये सब जगहों पर लेकर जाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास अपने कोई अधिकार नहीं है, इनके पास अगर इनकी कोई डेथ हो जाती है तो इनके पास कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बोली गई हैं, रिलेटिवली थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। देन यूएस और ईरान के चीफ नेगोशिएटर स्टार्ट कर चुके हैं न्यूक्लियर टॉक्स इन कतर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा मैं लेट हूँ यहाँ पर, ईरान और की जो न्यूक्लियर डील के बारे में और उसको क्यों लेकर आया गया था, तो वापस से जो है मैं आपको वो समझाऊंगा। बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको ऐसे वे में समझाऊंगा जहाँ पर आपको 1960 से लेकर 2020 तक जो भी यूएस और ईरान के रिलेशन है वो आपको समझ आ जाएंगे। देन चाइना की इकोनॉमी जो है वो रिकवरी कर रही है, बट उसकी फाउंडेशन सॉलिड नहीं है। ये पहली बार हमें एक ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिल रही है जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हमें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीमियर का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ये बहुत सी जगहों पर हमें देखने को मिलता है। और आपको क्या समझना है कि रिलेटिवली हमारे लिए ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट कम है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। देन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा, रेट ट्वीक्स लूम as GST Council meets first time in 2022। अभी हम 2022 के 6th मंथ में हैं और GST काउंसिल पहली बार 2022 में मिलेगी। समझना क्या है यहाँ पर, समझना क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मेंबरशिप ऑफ जीएसटी काउंसिल, पावर ऑफ जीएसटी काउंसिल और रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जीएसटी काउंसिल क्लास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जगह स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 279 ए के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। और इसको किस आर्टिकल से पावर मिली है, सॉरी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101, राइट। तो फर्स्ट 101st अमेंडमेंट जो है उस जो 2016 में पास करा गया था, और हमें नजर आया कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इफेक्ट में आया। तो जब से जीएसटी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तब से जीएसटी काउंसिल जो है वो डिसीजन लेता आया है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। और आपको क्या चीज़ें समझनी है क्लास, कि जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसको चेयर करते हैं। और आपको क्या समझना है कि इसे फेडरल बॉडी माना जाता है, क्योंकि जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हमें नज़र आता है कि उनके पास रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है। और क्या समझना है आपको, और समझना है कि जीएसटी काउंसिल जब भी कोई डिसीजन लेती है, जब भी कोई डिसीजन लेती है जीएसटी काउंसिल, तो वो decision should not be less than the 3/4 of the weighted votes of the members present in voting। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे जीएसटी काउंसिल ने बोला कि भाई हमें जो है वो कॉटन के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कम करना है, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस डिसीजन में 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए। सपोज ये मानो कि 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं और 100 लोगों में से 75% लोग कहते हैं कि हम फेवर में हैं कि भाई जीएसटी डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर 50 लोग ही कह रहे हैं कि इंक्रीज होगा, 50 लोग कह रहे हैं डिक्रीज होगा, तो ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 3/4 वोटिंग होनी चाहिए डिसीजन के फेवर में। आगे आपको और क्या चीज़ें समझनी है कि जीएसटी में चेयरपर्सन कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कौन है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस कौन है, जो मिनिस्टर नॉमिनेटेड है वो कौन है, कितने मेंबर्स हैं इसमें, 33 मेंबर्स हैं, उसमें से 2 मेंबर्स सेंटर के हैं, 31 मेंबर्स जो हैं वो 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज के हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है, कैसा उसको डिसाइड करा जाता है,
राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। देन आपको क्या समझना है कि इनका क्या मैंडेट है। तो ये रिकमेंडेशन करते हैं टैक्स को लेकर, सेस को लेकर, सरचार्ज को लेकर, जो भी अप्लाई होगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर बोला जाता है कि सेंटर के पास वो वीटो पावर है 1/3 की, जो स्टेट है उनके पास पावर है 2/3, और जो सेंटर है उसके पास पावर है 1/3, राइट। तो इसलिए सेंटर के पास जब वीटो पावर है तो स्टेट जो है अगर खुद भी कोई डिसीजन लेना चाहे तो वो नहीं ले सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा क्लास की मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। बाकी यूपीएससी ने 2 से 3 बार इसके बारे में ऑलरेडी सवाल पूछे हुए हैं, तो इसलिए अब हमारे लिए ये इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, करंट डेवलपमेंट जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो अब दूसरा आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आस्क्ड सेंटर टू टेक डिसीजन एट जीएसटी काउंसिल बाय कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है कि भाई सब लोग कहें कि हाँ हम भी इसी के ही फेवर में हैं, तभी इसको एक फेडरल बॉडी बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों हैं, स्टेट और सेंटर, राइट। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी है। देन 15 मोर फर्म सेलेक्टेड अंडर पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स। तो ये वाइट गुड्स क्या है, पॉल्यूशन कम होता है, और लाइट्स के बारे में भी बात करी जा रही है, CFL LED के बारे में, राइट। पीएलआई स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में भी मैं आपके लिए एक लेसन जो है वो क्रिएट करूंगा। देन आपको ये क्या समझना है कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए सारी इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपको इस क्लास की पीपीटी और पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, राइट। सो आज का क्लास हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ डू यू फाइंड दिस लेसन, राइट। थैंक यू।